हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आरओ एआरओ के लिए लगातार प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें संस्कृति आईएएस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज 5 में दी गई है उसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि आप इन 160 प्रश्नों में से, माफ कीजिए 140 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपने टोटल इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर जो पहला कथन दिया गया वो कह रहा है कि यह थोरियम, प्लूटोनियम एवं यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से उत्पन्न होता है। तो पहला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा कि इसका मापन डेसिबल में किया जाता है। तो डेसिबल में जो मापन किया जाता है वो ध्वनि का किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे किसका, ध्वनि का। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगर बात की जाती है रेडियो धर्मी प्रदूषण का मापन की, तो इसका जो मापन किया जाता है वो आपका रोंटगन में मापन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि रेडियो धर्मी प्रदूषण का मापन किसमें किया जाता है, रोंटगन में। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और याद रखेंगे कि डेसिबल में क्या मापा जाता है, तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए रोग दिए गए, दूसरी तरफ प्रदूषक दिए गए। यहाँ पर दिया गया कि मिनी माता रोग, तो मिनी माता रोग का जो पारा प्रदूषण है ये बिल्कुल सही दिया गया है। इटाई इटाई रोग, कैडमियम प्रदूषण बिल्कुल सही दिया गया है। ब्लू बेबी रोग यहाँ पर दिया सीसा प्रदूषण, ये आपका गलत दिया गया है, क्योंकि जो ब्लू बेबी रोग होता है वो आपका सीसा प्रदूषण से नहीं होता, ये आपका होता है नाइट्रेट प्रदूषण से। तो याद रखेंगे किससे होता है, नाइट्रेट प्रदूषण से होता है, सीसा की जगह नाइट्रेट होगा। नोक नी रोग की बात करें तो क्लोराइड प्रदूषण, ये भी विकल्प आपका सही है। तो दूसरे का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज दिए गए, दूसरी तरफ देश दिए गए। आपको बताना कि कौन सा खनिज कौन से देश में होता है। बात करेंगे चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर के लिए आप यहाँ पर चीन को टिक करेंगे। तांबा की बात की जाती है तो तांबा को आप सभी को पता होगा चिली से उत्पादित किया जाता है। मैग्नीज की बात करें तो दोस्तों ये अफ्रीका से संबंध रखती है। और अगर यहाँ पर बॉक्साइड की बात करें तो बॉक्साइड में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये चारों सुमेलित याद रखेंगे, चूना पत्थर के लिए चीन, तांबा के लिए चिली, और मैग्नीज के लिए आपका अफ्रीका, और बॉक्साइड के लिए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, आदिम निर्वाहन कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन से जोड़े सही हैं। यहाँ पर एक तरफ कृषि पद्धति दी गई है, दूसरी तरफ आपके क्षेत्र दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया पहला लोगन जो कृषि पद्धति है ये कौन से क्षेत्र में की जाती है। तो याद रखेंगे लोगन जो कृषि पद्धति आपकी अफ्रीका में की जाती है। तो पहला जो जोड़ा दिया गया है ये आपका विकल्प सही दिया गया। चेन्ना कृषि पद्धति की बात करें तो चेन्ना जो कृषि पद्धति की जाती है वो श्रीलंका में की जाती है। तो दूसरा विकल्प भी आपका सही दिया गया। कैंगन पद्धति की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कैनिंग जो पद्धति की जाती है वो आपके यहाँ पर दिया गया नेपाल। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो पद्धति है वो नेपाल में नहीं की जाती, ये पद्धति आपकी फिलीपींस में की जाती है। तो याद रखेंगे कहाँ पर की जाती है, फिलीपींस जो देश है ना वहां पर यह पद्धति की जाती है। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प आपका गलत होगा। 1 और 2 यानी 2 केवल सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। ऐसे प्रश्न देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार फ्री चलती रहेंगी। ये 5वां टेस्ट है, अगला 6ठा टेस्ट भी होगा। उसके साथ साथ एक सूचना और आप सभी के लिए है कि करंट अफेयर का मैराथन सेक्शन आपको कल देखने को मिल जाएगा, जिसमें संपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे परीक्षा वाणी की बुक से। अगला प्रश्न है कि बुश फैलो कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर किस पद्धति की बात हो रही है, याद रखेंगे सभी साथीगण, बुश फैलो कृषि की बात हो रही है। पहला कथन है कि इस कृषि प्रणाली में एक साथ कई फसलों की कृषि की जाती है। दूसरा कथन है कि यह कृषि प्रणाली भारत के पश्चिम उत्तर राज्यों में की जाती है। अब आप बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो पहला जो विकल्प दिया गया ये तो सही होगा, दूसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है कि ये पश्चिम उत्तर राज्यों में की जाती है, जबकि ऐसी जो पद्धति की जाती है वो दोस्तों पश्चिम उत्तर की जगह पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। तो याद रखेंगे ये कहाँ पर की जाती है, तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। तो इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे नैनो। नैनो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नैनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखेंगे नैनो का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म। क्या कहा जाता है, अत्यंत सूक्ष्म। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म।
किसका? नैनो का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा? तो याद रखेंगे सही जवाब हो जाएगा 10 की पावर -9 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए तथा उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ संस्था दी गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पहली संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड। अब बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो दोस्तों इस संस्था का जो गठन किया गया था वो 1948 में किया गया था। ठीक है, दूसरी संस्था आपके सामने दी गई है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1948। माफ कीजिए, यहाँ पर देखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दिया गया है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना होती है वो 1964 में होती है, 1964 में। ठीक है, यहाँ पर ये 1964 होगा। मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर इसको रफ करके 1964। ठीक है, ये आपका दूसरे का हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है 1948 में। तो इसकी स्थापना दोस्तों होती है 1948 में। अगर इसकी स्थापना की बात करें, देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आपको देखने को मिले ना, तो आप क्या करें, ऐसे प्रश्नों को नोट कर लिया करो। ठीक है, क्या कर लिया करो? नोट कर लिया करो, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो हमने चारों ही संस्थाओं को उनके कालक्रम के अनुसार नोट कर लिया है। अब इसके सही जवाब की अगर बात करें तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 3 सबसे पहले गठित हुआ होगा यानी 1948 वाला, उसके बाद आया होगा 1 यानी 1964 वाला, फिर उसके बाद 85 और सबसे अंतिम में 90 वाला। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। चारों संस्थाओं को हमने डेट वाइज यहाँ पर नोट किया। अगला प्रश्न है कि डीमैट अकाउंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया साथियों कि डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो याद रखेंगे डीमैट अकाउंट एक प्रकार का बैंक खाता होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का बैंक खाता होता है जिसमें रुपए की जगह शेयर व ब्रांड रखे जाते हैं। क्या होता है? इसमें रुपए ना रखकर रुपए की जगह शेयर एवं ब्रांडों को रखा जाता है। तो देखिए डीमैट अकाउंट के बारे में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर विकल्प के माध्यम से देखते हैं। पहला, इस खाते में रुपए का लेन देन नहीं होता, तो बिल्कुल सही है। शेयर के न होने पर यह खाता बंद हो जाता है। तो याद रखेंगे अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है तो उसे डीमैट अकाउंट खुलवाना बहुत जरूरी है। कौन सा अकाउंट? डीमैट अकाउंट खुलवाना बहुत जरूरी है। और एक बात याद रखें, अगर खाता शेयर के न होने पर भी बंद नहीं होता है, तो ये भी फैक्ट आपका सही। यहाँ पर कह रहा है कि शेयर न होने पर खाता बंद हो जाता है, जबकि खाता बंद नहीं होता है। तो इस कंडीशन में विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए दोस्तों। ठीक है, कितने कथन दिए गए? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों 2 कथन दिए गए। ठीक है, अब इन दोनों कथनों को आप पढ़ेंगे, उसके बाद सही जवाब देंगे। पहला विकल्प है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुत्य मालदन ग्रंथ की रचना की। दूसरा कि कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए। अब आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही है। पहला है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालदन ग्रंथ की रचना की। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे कि ये ग्रंथ कई बार पूछा जाता है। दक्षिण भारत का ये ग्रंथ है अमुक्ता मालदन। इसकी रचना किसने की? याद रख लेना, कृष्ण देव राय ने की थी। ठीक है, दूसरा है कि कृष्ण देव राय को आंध्र भोज की उपाधि से नवाजा जाता है। तो ये भी कथन बिल्कुल आपको सही है। तो दोनों ही कथन सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाता है कि आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? तो कृष्ण देव राय ने ये उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न नंबर 10वां है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए कि सूफी संतों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। अब यहाँ पर आपको सूफी संतों के बारे में सत्य कथन टिक करना है। पहला है कि चिश्ती संप्रदाय के संतों ने राज्य की सेवा स्वीकार कर उच्च पदों पर नियुक्ति प्राप्त की। दूसरा कथन है कि सुहारावर्दी संत कैरीवी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते थे। तो 2 विकल्प दिए गए, दोनों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जो पहला विकल्प दिया गया है ये पहला विकल्प बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा विकल्प आपका कैसा दिया गया है? तो याद रखेंगे जो दूसरा विकल्प दिया गया ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार सही जवाब क्या होगा? केवल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं था। यानी जो गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था उसमें से क्या सही नहीं था, उसके बारे में आप सभी साथियों को बताना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि इनमें से क्या सही नहीं था। पहला जो विकल्प दिया गया वो आप पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तो ये बिल्कुल सही था। ये कहा गया क्या सही नहीं था, तो ये तो बिल्कुल सही था। दूसरा कि पुलिस की
ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, तो ये बिल्कुल सम्मिलित नहीं था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद दिया गया राउंड टेबल कांग्रेस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण, तो ये भी आपका सही है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में कौन से राज्य आते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से राज्य आते हैं। तो दोस्त याद रखेंगे, इसमें जो राज्य आते हैं, एक तो देखिए आपका गोवा राज्य आता है, एक आपका कर्नाटक राज्य आता है और एक राज्य आपका महाराष्ट्र आता है। बात करते हैं कि महादायी जल निकाय विवाद न्यायाधिकरण की, तो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों वो 2010 में किया गया था इसका गठन, ठीक है। इसका गठन 2010 में किया गया था और राज्य पूछे जाए तो याद रख लेना ये वाले राज्य आते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात की गई है। तो दोस्तों संविधान के उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात की गई है, ठीक है, और 3 प्रकार के न्याय देने की बात की गई है। तो ये तो आपको न्याय के लिए याद रखना है कि न्याय प्रस्तावना में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, और ये 5 प्रकार की क्या है, तो याद रखना दोस्तों ये 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और 2 प्रकार की किसका बात की गई है, समता की बात की गई है, ठीक है, किसकी, तो याद रख लेना दोस्तों समता की बात की गई है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखने के भारत की प्रस्तावना में या उद्देशिका में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो आराम से बता सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो कौन सी जगह स्थापित की थी, तो वो था मसूलीपट्टनम। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी। और वो सन क्या थी, तो याद रख लेना वो सन थी 1611 में। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की थी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि तुर्क ए चहलगामी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। ये एक संगठन था या एक तरीके से दल था जिसकी स्थापना, याद रखेंगे तुर्क ए चहलगामी, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसकी जो स्थापना का जो श्रेय जाता है, स्थापना, ठीक है, देखिए यहाँ पर स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है तो वो इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है, किसको, इल्तुतमिश को जाता है। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी और इस संगठन में कुल 40 सरदार हुआ करते थे, ठीक है, 40 सरदार या 40 अमीर तुर्क हुआ करते थे। तो हम यहाँ पर देखिए इसके बारे में समझते हैं कि कौन कौन से कथन सही हैं। जैसे पहला दिया गया कि प्रशासन में कुशलता लाने के लिए इल्तुतमिश ने इसको आरंभ किया था, तो ये तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको आरंभ किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने इसको आरंभ किया था। तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कि बलबन ने इसको समाप्त किया, तो जी हाँ दोस्तों ये भी कथन सही है कि तुर्क ए चहलगामी का जो दमन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार ये भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा कि दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। आगे बढ़ेंगे 16वां प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यूपी जनगणना का प्रश्न है ये 16वां। पहला कथन है कि भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का जनघनत्व में 5वां स्थान है। तो याद रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व स्थान है वो 9वां स्थान है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। कौन सा स्थान है, तो याद रख लेना उत्तर प्रदेश का जनघनत्व में 9वां स्थान है, ठीक है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला मेरठ है, तो ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्योंकि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिले की अगर बात की तो मेरठ नहीं होगा, यहाँ पर जिला हो जाएगा गाजियाबाद, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटी दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, जहाँ पर सबसे ज्यादा जनघनत्व देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। तो विकल्प नंबर इस प्रकार डी होगा कि दोनों के दोनों कथन आपके गलत होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक अभिकथन और एक कारण के माध्यम से आपको जवाब देना है। अभिकथन कह रहा है कि भारत में आंवला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन के लिए अनुकूल शुष्क पोषण जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ पर 2 कथन दिए गए, आप बता सकते हैं किसका कौन सा सही होगा। तो पहला जो कथन दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। सर्वाधिक आंवला उत्पादन की अगर बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है, ठीक है, आंवला उत्पादन में। और अगर उत्तर प्रदेश का भी कोई स्थान पूछा जाता है तो दोस्तों उस स्थान का नाम है प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़। तो एक जिला है उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़, वहां पर सर्वाधिक मात्रा में आंवले की खेती की जाती है। और दूसरा भी विकल्प आपका सही दिया गया कि शुष्क उपोष्ण जलवायु होनी चाहिए। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया मित्रों, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
एक तरफ अधिनियम और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। इस प्रश्न को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपका आता है वो 1986 में आता है, यानी 1946 में। जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो जैव विविधता जो अधिनियम आया था वो आपका आता है 1972 में, जैव विविधता अधिनियम। ठीक है। उसके बाद जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की अगर हम बात करें तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो दोस्तों आपका देखने को मिलता है वो 1974 में आता है। और वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये आपका 1980 में आता है। बट मुझे इस प्रश्न में एक डाउट है कि जैव विविधता अधिनियम 1972 में शायद नहीं आया था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक बार आप क्लियरिटी करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष आया था। ठीक है। बाकी इस प्रकार अगर देखा जाए, जिस प्रकार से संस्कृति आई सवालों ने आंसर के दिए, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही जवाब आपके सामने मैं बता चुका हूँ। इसी प्रकार से सुमेलित होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। जैव विविधता अधिनियम एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि दाल की कीमतों में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी क्या रहेगी। तो याद रखेंगे यहाँ पर 20% की जब वृद्धि हो और लगातार 20% की कमी हो तो हमेशा 4% की कमी दर्ज की जाएगी। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लाशा 120 और उन संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर यह भी देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि तीन संख्याओं माफ कीजिए दो संख्याओं का जो लाशा दिया गया वो 120 दिया गया है। ठीक है। और उन संख्याओं का जो अनुपात दिया गया वो कितना है, 3x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 8x। तो ये दो संख्याएं दी गई हैं। ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का जो लासा दिया गया वो कितना दिया गया, 120x दिया गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लें, 8 × 24 तो ये हो जाएगा 24x² बराबर आपके सामने हो जाएगा 120। ठीक है। x² बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120/24 और 24 से आप इसको भाग दे देंगे तो इसको आप काट सकते हैं। 24 से ये कट जाएगी आपकी संख्या। देखिए आप इसमें 5 का गुणा करके देख लीजिए, 5 चौका 20 का 0, 5 10 11 12, तो ये आपकी संख्या कट जाएगी 24 से। ये कितनी बार, तो याद रखेंगे 5 बार कट जाएगी। ठीक है। कितनी बार, 5 बार कट जाएगी। तो आपकी जो x की वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, निकल के 5 आ रही है। 5 का आप गुणा कर देंगे तो एक संख्या हो जाएगी आपकी 15 और एक संख्या हो जाएगी 8 × 5 = 40। तो हमसे पूछा कि संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का अंतर देख लेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है। तो संख्याओं का अंतर आ रहा है 5, 5 में 5 का आप गुणा कर देंगे, 5 × 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, चलिए प्रश्नों को बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है कि हाल ही में अमेरिकी बाजार में अमूल ब्रांड के वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, वे वेरिएंट कौन कौन से हैं। तो बता सकते हैं कि अमूल ब्रांड के कौन कौन से वेरिएंट लॉन्च किए गए। तो यहाँ पर देखिए एक दिया गया है अमूल ताजा, याद रखेंगे अमूल ताजा नाम का ब्रांड लॉन्च किया गया है। दूसरा अमूल गोल्ड, तो अमूल गोल्ड का भी लॉन्च किया गया। तीसरा अमूल शक्ति, तो अमूल शक्ति का भी लॉन्च किया गया। चौथा अमूल फिल्म एवं ट्रिम, तो अमूल फिल्म एवं ट्रिम ये भी लॉन्च किया गया, यानी चारों के चारों लॉन्च किए गए। सही जवाब की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पर लॉन्च ही किए गए हैं। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नों को पढ़ेंगे कि नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस योजना की बात हो रही है, तो याद रख लेना दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है नमो ड्रोन दीदी योजना की। यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने, 2 विकल्प हैं। पहला कि यह योजना पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। तो पहला जो विकल्प दिया गया ये आपने पढ़ा। दूसरा विकल्प है कि इस योजना का लक्ष्य 15,000 महिलाओं को कृषि कार्यों जैसे कि फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना और बीज बोने आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है। तो ये दोनों कथन पढ़ने के बाद आप बताएंगे कि नमो ड्रोन दीदी का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया कि ये योजना आपके किसके द्वारा, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है। कथन पढ़ेंगे कि भारत में लेटेलाइट मृदा रबी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है।
यहाँ पर दिया गया कि भारत में लेटेलाइट मृदा रबी की फसल के लिए उपयुक्त तो नहीं मानी जाती है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कि लेटेलाइट मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन दिया गया ये भी बिल्कुल सही दिया गया। तो इसी प्रकार ए और आर दोनों कथन सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो विकल्प नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे भारत का मैप है। ठीक है, ये हमारे भारत का मैप है और हिमालय श्रृंखला के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से बता सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपके दर्रे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर से आपको दर्रा इस तरीके से लगा के लाना कि यहाँ दर्रा कौन सा, इसके बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है। तो चलिए इसका क्रम लगाते हैं और देखते हैं कौन सा दर्रा क्रम से आता है। सबसे पहले आपका आएगा बुर्जिल। तो बुर्जिल आपके यहाँ पर दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया। उसके बाद देखिए बुर्जिल यहाँ पर भी दिया गया है, यानी बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। बुर्जिल के बाद आपका जो अगला दर्रा आएगा वो आएगा पीर पंजाल दर्रा, तो पीर पंजाल दर्रा यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आएगा जोरजिला, तो जोरजिला दर्रा। उसके बाद बनिहाल, तो बनिहाल दिया गया, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। इस क्रम को आप याद रखेंगे कि कौन कौन सा दर्रा आता है। सबसे पहले बुर्जिल, पीर पंजाल, जोरजिला और बनिहाल। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आप, कौन यहाँ पर दिया गया कि कैर्च जलसंधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, एक जलसंधि दी गई, इसके बारे में आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये तो पूछा जा सकता है कैच जलसंधि कहाँ कहाँ पर है, किस किस को जोड़ती है। पहला कथन है कि यह जलसंधि काला सागर को मरमार सागर से जोड़ती है, तो पहला ही कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जलसंधि दी गई आपकी कैर्च जलसंधि, ये किस किस को, एक तो काला सागर को किससे जोड़ती है, तो यहाँ पर मरमार सागर नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर होना चाहिए अजोब सागर। कौन सा सागर, तो याद रख लेना दोस्तों, अजोब सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो एक तरफ तो अजोब सागर होगा, दूसरी तरफ आपका काला सागर होगा। दूसरा, इस जलसंधि का उपयोग रूस और यूक्रेन दोनों करते हैं, तो याद रखेंगे इस जो जलसंधि इसका प्रयोग कौन कौन से देश करते हैं, रूस और यूक्रेन करते हैं। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, पहला गलत। अगला प्रश्न आपके सामने का, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि भारत में काली मृदा तंबाकू की फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द का देखिए लास्ट में प्रयोग किया जाता है, इस पर आप पूरी तरीके से ध्यान लगा के रखेंगे। दूसरा है कि काली मृदा में लोहे की प्रचुरता नहीं होती है। ठीक है, क्या दे रहा है, काली मृदा में लोहे की प्रचुरता नहीं होती है। तो इसी प्रकार आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही है। तो दोस्तों जो पहला कथन दिया गया है और यहाँ पर जो दूसरा कथन दिया गया, ये दोनों के दोनों कथन आपके कैसे दिए गए हैं, दोनों के दोनों कथन आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 28वां आपके 27 प्रश्न आपके सामने है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों किया जाता है, इसका रीजन आप बताइए। क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए यहाँ पर यह कार्य किया जाता है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तल दर्पण द्राइवल को उसके पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, ये बाहर की ओर वक्रित होने के साथ साथ सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो 28 का सही जवाब आपको बताना है। चलिए विकल्प की तरफ चलते हैं और विकल्प में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और आर दोनों विकल्प सही होंगे। ठीक है, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मरकोशोर के बारे में निम्नलिखित में से एक कथन सही है, वो आपको बताना है। किसके बारे में, मरकोशोर के बारे में, यहाँ पर आपको बताना होगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए मरकोसुर दक्षिण अमेरिका के देशों का एक तरीके से व्यापारिक संगठन है, तो यहाँ पर कहीं आप देख सकते हैं अगर ये विकल्प आपको दिख रहा हो, ये दक्षिण अमेरिकी देशों का एक व्यापारिक एवं राजनीतिक संगठन है और इस संगठन की जो स्थापना की गई थी वो 1 जनवरी को की गई थी। ठीक है, 1 जनवरी को की गई थी और वो सन थी 1995। तो ये याद रखना है कि इस मरकोसुर संगठन की स्थापना कब की गई थी। अगला प्रश्न नीचे दिया गए विकल्पों को पढ़ना है और इनमें से कौन सा एक गलत है उसका जवाब देना है। ठीक है, तो बता सकते हैं इनमें से कौन सा एक गलत है। जैसे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की बात करें, क्यों, ये क्या चीज़ है, पहले तो ये समझे, ये नोट छापने की मशीन एक तरीके से। ठीक है, तो ये जो पहला दिया गया कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा सिक्योरिटी प्रेस प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा करेंसी प्रेस नोट, तो दोस्तों जो करेंसी प्रेस नोट है वो आपका मुंबई में दे रहा है यहाँ पर, जो कि गलत दिया गया है। करेंसी प्रेस नोट जो की जो छपाई की जाती है वो नासिक से की जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हम पर नासिक होना चाहिए, नासिक से की जाती है, तो ये गलत है। बाकी बैंक नोट प्रेस देवास, तो ये विकल्प बाकी तीनों सही हैं। आप इन चारों को याद रखें, कौन सा मुद्रालय कहाँ पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया एक तरफ कि फतवा ए जहांदारी, एक तरफ आपके लेखक दिए गए, एक तरीके से मान के चले तो कवि दिए गए हैं मुगल काल के। तो फतवा ए जहांदारी की अगर हम बात करें तो ये आपकी जियाउद्दीन बर्नी के साथ सुमेलित होगी, तो जियाउद्दीन बर्नी से सुमेलित करेंगे। ताजुल माशिर की अगर बात करें, ताजुल माशिर आपकी हसन निजामी से सुमेलित होगी। ठीक है, तबकात नाशिरी की बात करें दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है, तो ये आपके यहाँ पर मिनहाज उल फिराज से हो जाएगी। और खजाइन उल फतू ये आपकी अमीर खुसरो से सुमेलित हो जाएगी। तो इस प्रकार आप सही विकल्प का चयन करेंगे तो पाएंगे कि इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस न्यायवाद में किया है। तो याद रखेंगे सर्वप्रथम की बात हो रही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये वाद कब हुआ, तो ये वाद सबसे ज्यादा चर्चा का वाद है, 1973 में ये वाद हुआ था, तो विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संविधान के भाग और दूसरी तरफ विषय वस्तु को रखा गया है। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे संविधान के भाग 10 की बात करें तो संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है, तो पहला विकल्प सही है। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है, तो भाग 15 भी आपका सही है। भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया, आपात उपबंध, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपात उपबंध का जो जिक्र दिया गया है वो संविधान के भाग 18 में, और यहाँ पर भाग 17 में क्या दिया गया है, भाषा के बारे में वर्णन दिया गया है। भाग 20 की बात करें तो ये बिल्कुल सही होगा, भाग 20 में संविधान का संशोधन दिया गया है, तो ये भी कथन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बता सकते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के समय जो दिल्ली का शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, तो याद रखेंगे इसने जो दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के समय में वो किया था 1739। ठीक है, 1739 में आक्रमण किया था, तो विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ उत्सव और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए गए, जैसे देव दीपावली की बात कर रहा है तो ये वाराणसी से संबंधित है, आप इसको यहाँ लगाएंगे। त्रिवेणी की बात करें तो आप सभी को पता है त्रिवेणी प्रयागराज पर बना हुआ है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। यमुना की बात करें तो यमुना का जो संबंध है वो दोस्तों मथुरा से है, और सरयू नदी का संबंध जो दिया जाता है वो अयोध्या से है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब आप ढूंढेंगे तो विकल्प नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। किसमें, विकल्प नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि कौन कौन से जिले शामिल हैं, कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। वैसे तो ये याद रखना कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से चालू होता है, तो ये दोस्तों एक तो लखनऊ शहर से चालू होता है। ठीक है, लखनऊ से चालू होता है और ये जाता कहाँ तक है, तो ये दोस्तों गाजीपुर जो आपका शहर है ना, गाजीपुर, वहाँ तक आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जिले पड़ते हैं, बट इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बलिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। टोटल जिलों की बात करता है तो 9 इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, किसमें, पूर्वांचल एक्सप्रेस में, तो विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, देखिए साइंस का प्रश्न है कि लैक्टिक पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हालांकि एनवायरमेंट में भी इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये कह रहा है कि यह स्थिर या रुका हुआ जल स्रोत होता है, इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत झरने एवं नदियां आती हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो पहला जो विकल्प दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। किसकी बात हो रही है, लेटिन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है कि लेटिन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जल स्रोत होता है, कैसा, रुका हुआ। अब दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत झरने एवं नदियां आती हैं। तो दोस्त याद रखेंगे लेटिन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत झील या एक तरीके से झरने और नदियां तो आती नहीं है। यहाँ पर जो आना चाहिए वो क्या क्या आता है, एक तो देखिए दोस्त आपके तालाब आते हैं, तालाब मतलब झील भी आते हैं और तालाब भी आते हैं। तो
तो ये चीज़ें आनी चाहिए, यानी ये रुका हुआ पानी आता है, झरने और नदियों में रुका हुआ पानी नहीं होता, ये चलता हुआ पानी आता है। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला विकल्प सही है, दूसरा विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। क्या देखने को मिल रहा है, रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिल रहा है। जैसे ए और सी आ रहा है, तो ए और सी के बीच में क्या क्या आ रहा है, ये आप देखिए। तो ए देखिए आपका एक पे आता है, और यहाँ से अगर हम इसको इंक्लूड करें तो इसमें जो प्लस हो रहा है वो दोस्तों कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। और इस ई से फिर हम अगर यहाँ आई पे आते हैं तो इसमें प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस दोस्तों 4 हो रहा है। तो हम इसी से यहाँ पर अगर हम आते हैं तो +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो आई में 4 ऐड करने पर हमें देखने को मिलेगी एम। अब हम बात करते हैं शी में प्लस हम करते हैं कितना, +4 करेंगे तो 7 देखने को मिला। जी में +4 किया तो आई के देखने को मिला, और के में +4 करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ओ देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार एम और ओ ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दिया गया कि अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो आपको बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये पैटर्न समझना होगा कि इन्होंने इस किस तरीके से इसको रखा है। जैसे 2 के वर्ग की अगर हम बात करते हैं और 3 के वर्ग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, माफ कीजिए 2 के क्यू की बात करते हैं और 3 के क्यू की बात करते हैं, और इन दोनों को ऐड करते हैं। जैसे 2 का क्यू हमारा होता है 8 और 3 का क्यू होता है हमारा 27। तो इन दोनों का जब हम प्लस करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो टोटल प्राप्त होता है वो आता है आपका 35। तो ये तो संख्या पता चली कैसे बनी। ऐसे 4 का क्यू करते हैं और 5 का क्यू करते हैं, तो 4 का क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 चक 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 25 25 25 यानी 125 हो जाएगा। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका टोटल 189 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 का क्यू तो 1 रहेगा और 6 का क्यू हो जाएगा 216, और टोटल इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 217। तो विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक मशीन के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात आपके सामने 12 रुपए है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक मशीन के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी देखिए आपके सामने दिया गया पहले एसपी और माइनस सीपी, और इन दोनों के बीच का जो अंतर दिया गया वो 12 रुपए दिया गया, ठीक है। कितना अंतर है, 12 रुपए। यदि लाभ 15% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ कितना है, 15% है। तो दोस्तों क्रय मूल्य पर ही तो लाभ आया होगा, बेचिए, तो 15% की वैल्यू यहाँ पर आप लगा देंगे। 15% अंतर आ रहा है, 15% की वैल्यू यहाँ पर दी है 12 रुपए। परसेंट हटाएंगे, इधर 2 शून्य बढ़ा देंगे, 15 से काटेंगे तो 15 अट्ठे 120, यानी जो क्रय मूल्य निकल कर आया दोस्तों वो कितना आ गया, 8,000 रुपए निकल कर आया। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैथ का क्वेश्चन था जो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य टाइगर ट्राइफ 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। अब आप बता सकते हैं ये किसके बीच हुआ है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है आपका, ये आपका भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। याद रखेंगे कौन सा सैन्य अभ्यास की बात हो रही है, टाइगर ट्राइफ 24, ठीक है, 24वां। तो विकल्प नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, हर वर्ष पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। मनाने का रीजन क्या है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का इस दिन क्या हुआ था, तो यहाँ पर नोट कर लेना, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, ठीक है। इसीलिए उनके जन्मदिन को हम किस तरीके से मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और आर को कारण माना गया है। विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान मानिफराम है। तो बिल्कुल ये सही जवाब है कि विश्व का जो सबसे आर्द्रतम स्थान है वो मानिफराम दिया गया है। तो ये पहला आल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा लगभग 11,872 मिलीमीटर मानिफराम में होती है। तो ये भी जो विकल्प दिया गया ये भी आपका बिल्कुल सही दिया गया। इसी प्रकार ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो विकल्प नंबर ए आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। न्याग्रा जलप्रपात के बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहला विकल्प है कि यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो पहला तो विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, न्याग्रा जलप्रपात के बारे में। तो ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ही है। दूसरा कि यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ओंटारियो झील पर स्थित है। तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो ओंटारियो तो नहीं है, फिर कौन सी है, तो याद रखेंगे उसका नाम है सुपीरियो, ठीक है, सुपीरियो। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसका नाम है सुपीरियो।
तो इस प्रकार सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए लोह एक तरीके से मान चलिए, एक तरफ अयस्क दिए गए और दूसरी तरफ जो दिया गया वो धातु दी गई है। ठीक है, तो धातु को आपको अयस्क से सुमेलित करना है। जैसे एल्यूमिनियम दिया गया है तो एल्यूमिनियम धातु होगी, इसका अयस्क क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। दूसरी तरफ तामा धातु दी गई है, तामा धातु का जो अयस्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, याद रखेंगे क्यूप्राइट कहा जाता है। ठीक है, तीसरा देगा जिंक, जिंक का जो अयस्क होता है उसको हम कहते हैं कैलेमाइन, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। चौथा दिया गया आयरन, आयरन का जो अयस्क होता है वो आपका होता है हेमेटाइट। तो यहाँ पर जो दिया गया ये आपका गलत दिया गया है, हेमेटाइट यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, हेमेटाइट। तो ये विकल्प आपका गलत था, बाकी आपके ऊपर के सभी विकल्प सही थे। आप चाहें तो इस प्रश्न को भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य की प्रवृत्ता सीमा होती है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया कि मनुष्य की प्रवृत्ता सीमा क्या होती है। देखिए यहाँ पर तरंगों के बारे में बेसिकली प्रश्न पूछा गया। तरंगें तीन प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगों को कहा जाता है सुनने वाली तरंगें, यानी मनुष्य कौन कौन सी आवाज को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो आवाज होती है उसको मनुष्य आराम से सुन सकता है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। अब आप इस कथन कारण वाले प्रश्न को पढ़कर बता सकते हैं कि ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा अत्यधिक गाढ़ा होने के बावजूद तेजी से बहता है। किसी द्रव्य प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो तो द्रव्य का प्रवाह उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो दोस्तों पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है, और यहाँ पर जो व्याख्या की जा रही है वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से सही की जा रही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि ए और आर दोनों कथन सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसी क्रम में एक और प्रश्न आपके सामने दिया गया। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एरड़ अभिलेख, देखिए अच्छा प्रश्न है, एरड़ अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है कि जो एरड़ स्तंभ अभिलेख है वो सती प्रथा के बारे में सबसे पहले जानकारी देता है। दूसरा कि इसमें भानुगुप्त के मित्र गोपराज की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सती होने का उल्लेख है। तो ये भी कथन आपका दोस्तों सही दिया गया है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसी प्रकार सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि भारत का सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव था। बताइए भारत पर जो सिकंदर के आक्रमण का जो प्रभाव था वो क्या था। तो पहला, भारत और यूनान के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क, तो बिल्कुल सही है। घटनाओं के निश्चित तिथि का ज्ञान, तो ये भी बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक स्थिति का विवरण, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए आजाद हिंद फौज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर दो कथन दिए गए। पहला कथन कह रहा है आजाद हिंद फौज के बारे में कि इसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन ने दिया था, तो याद रखेंगे। दूसरा कि इसके अंतर्गत महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई थी, तो महिलाओं के लिए कौन सी रेजिमेंट थी, रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई थी। तो दोनों विकल्प आपके सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ी गले की प्रॉब्लम की वजह से ये जो 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए ना, इसके बाद इसके क्वेश्चन 90 बचते हुए, तो उसके लिए मैं अगला पार्ट आपको बना दूंगा, उसमें मैं डाल दूंगा 5 का पार्ट 2। ठीक है, तो आज केवल 50 प्रश्नों का पार्ट 1 रखते हैं। अगला आपके सामने मिलेगा टेस्ट नंबर 5 का पार्ट 2, इस नाम से बना दूंगा। तो बचे हुए जो 90 प्रश्न आप वहाँ पर देख लेना। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पूरे 140 प्रश्नों को बनाने का मेरा विचार होता है, क्योंकि हर वीडियो 140 प्रश्नों की होती हैं। बट आज क्या है, थोड़ा गले में काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से आज के इन प्रश्नों को हम यही रोकते हैं। बाकी जो बचे हुए प्रश्न है दोस्तों अगली वीडियो में आपको शाम तक दिलवा दूंगा, तो आप लोग टेंशन ना लें, शाम तक वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। छोटा वीडियो रहेगा वो भी, और छोटा ये भी हो गया क्योंकि 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। चलिए, हालांकि आज को इसका मैनेज कीजिए, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।